नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन पूरे इस मामले पर चर्चा करेंगे। बीएड केस में क्या हुआ था शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि कई साथियों को इस मामले में पता नहीं है कि ये केस कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हुआ इस केस में। ये मैं पूरा आपको आज इस बारे में चर्चा करूँगा और आज जो भी न्यूज़ अपडेट है कोर्ट की वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी इस केस से जुड़े हुए पहलू हैं आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं वो जुड़े हुए सारे पहलू आज इस केस में हुए थे वो सारे डिस्कस करूंगा। कब से क्या मामला स्टार्ट हुआ था। साथ ही मामला स्टार्ट हुआ था 2020-21 से स्टार्ट हुआ था। एडवर्टाइजमेंट आया था वो 2021 में आया था। जो विज्ञापन था, विज्ञापन का डेट था 3 जनवरी 2021, लेकिन ये मामला पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। जो शिक्षा मंत्री थे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के, जो वर्तमान में राजस्थान में पीसीसी चीफ भी हैं कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा, इनका एक बयान आता है पहले मतलब ये बोलते हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी 2019-20 में बोल देते हैं हम, और एग्ज़ाम लेंगे ये 2 अगस्त 2020 को एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाता, नहीं वैकेंसी आती। लेकिन कोविड में एक वो फेसबुक लाइव करते हैं और बोलते हैं कि हम बीएड, एक एनसीटी की तरफ से हमारी लिए गाइडलाइन आई है, हम बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करेंगे, पीआरटी में, ये भी हमें करना है। तो ये बोलते हैं और फिर जाके डीएलएड के लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे एक जो उपेन यादव थे वो एक संगठन चलाते थे, वो सारे लोग मिलके प्लानिंग करते हैं कि कैसे बीएड को बाहर किया जाए इस मामले में। तो कुछ, मैं तो इस टाइम था नहीं, एक्टिव साथी थे मेरे बीएड के, महेश गिरी हैं वो थे, उन्होंने तमाम साक्ष्य इस बारे में जुटा रखे थे पहले ही। अगर हमें सरकार बाहर करती है तो हम क्या क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने पहले एडवोकेट से सलाह ली, जो डीएलएड के लोग थे, जो विज्ञान शाह थे। तो विज्ञान शाह ने उनको टोकन मनी उन लोगों ने दे दी। बाद में हमारे जो लोग थे, मैं नहीं था, जो लोग थे पहले केस लड़ रहे थे हाई कोर्ट में, उन्होंने उससे बात की विज्ञान शाह से, लेकिन विज्ञान शाह जब तक बोलते हैं कि मेरे को टोकन मनी दे दी गई है जब केस स्टार्ट होता है। तो बात है दिसंबर 2020 की। दिसंबर 2020 आते आते कोविड ख़त्म होता है। एक पीएसटीसी वालों का एक हुजूम है, भीड़ है, वो उपेन यादव के साथ, जो सिविल लाइन्स आवास शिक्षा मंत्री थे उस टाइम के, वर्तमान में पीसीसी चीफ हैं डोटासरा, उनके आवास का घेराव करते हैं वो लोग काफ़ी संख्या में। 2020 की बात है, दिसंबर की। तो वहाँ उसका घेराव करते हैं उनके आवास का। तो पता नहीं क्या करते हैं नहीं करते हैं, उसमें क्या आश्वासन देते हैं। तो उनको बोलते हैं कि हम कल एडवर्टाइजमेंट है जो बीएड को ना शामिल की हुई निकाल देंगे, बिना बीएड के एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे, जो विज्ञापन है। तो 3 जनवरी 2021 को एडवर्टाइजमेंट आता है। वही शिक्षा मंत्री जो पहले बोल रहे थे हम बीएड को शामिल करेंगे, लेकिन जो खुद के ही जो पंचायती राज रूल होते हैं राजस्थान के, जो आरपीआर राजस्थान पंचायती राज रूल, उसकी धारा 266 है कितनी, उसमें दे रखा है, उसमें साफ साफ जो भी एनसीटी योग्यता में संशोधन करेगी हम उसे मानेंगे। वो हमेशा उनका परमानेंट गैजेट वही है। लेकिन उस संवैधानिक उनका जो खुद का कानून था उसको ना मानते हुए एक लाइव आते हैं विज्ञापन जारी करने से पहले, और बोलते हैं कि बीएड को हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर रहे हैं। कोई कारण नहीं देते, बोलते हैं कि आपको 6 to 8 में शामिल कर रखा है, ये कर रखा है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं देते, उसको दरकिनार कर देते हैं। एक फिर बीएड वालों में थोड़ा सा पता रहता है कि गजट है, सरकार दरकिनार कर रही है, और कई स्टेट में शामिल हुए, तो लोगों में जागरूकता हुई। 2 लोग थे दूसरे, असलम चौबदार और वो लोग के, मैं तो इस बारे में ना तो मैं हाई कोर्ट जानता था ना सुप्रीम कोर्ट जानता, मैं कोर्ट जानता ही ना था। मैं तो एक स्टूडेंट था, तैयारी करने आया था। तो उन लोगों ने एक सभा आयोजित की थी जयपुर में 9 जनवरी को। तो वहाँ सभा में 50-100 लोग आते हैं बीएड वाले। उस सभा में निष्कर्ष निकालते हैं कि हम इसको केस के माध्यम से हम इसको लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले घटना होती है 6 जनवरी को, वो लोग, हमारे लोग भी मिलते हैं डोटासरा से, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, बोला आप कोर्ट जाइए, ऐसे वो कुछ बहाना लगा देते हैं। 9 जनवरी को सभा होती है, वहाँ एक फैसला लिया जाता है कि बीएड वाले केस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका वो लोग अपना अकाउंट जारी करते थे, असलम चौबदार, मुकेश सिंह पाते, वो इस भर्ती प्रोसेस में
उनके नंबर भी नहीं थे और शामिल भी नहीं थे वो एक तरह से, और पहले से एक्सपीरियंस लोग थे इस क्षेत्र में, पहले केस लड़ चुके थे, वो केस ऑलरेडी लड़ रहे थे। तो वो केस स्टार्ट होता है 19 जनवरी को, केस फाइल हो जाता है 2020 में 21 में मेरे नाम से केस फाइल होता है हाई कोर्ट में, और जयपुर में केस चलता है और वो लोग पिटिशनर्स भी बनाते हैं काफ़ी। तो फिर ये मामला जोधपुर हाई कोर्ट पहुंचता है। जो इंद्रजीत मोहंती थे उस टाइम के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के, तो वो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 4 फरवरी 2020 को अंतरिम राहत देते हुए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लेते हैं और एनसीटी से जवाब लेते हैं। एनसीटी बीएड के पक्ष में जवाब देती है। अंडर सेक्रेटरी थे उस टाइम पर रविंद्र सिंह, अपनी एक जवाब देते हैं उसमें बीएड के पक्ष में। केस चलता रहता है। उन लोगों ने पता नहीं क्यों केस डिले किया, उस पैसे कमाने के चक्कर में कैसे वो केस डिले करते रहे उसको। उस टाइम अगर केस मेंशन हो जाता, जैसे हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशन कराते रहे, तो इंद्रजीत मोहंती उस केस को उसी टाइम बीएड के फेवर में कर देते। लेकिन इसमें आप जुड़े रहे तो इसमें बाद में राजनीति बताऊंगा किस तरीके से इस केस में राजनीति की थी कांग्रेस सरकार ने और गहलोत ने। और गहलोत जी के जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने किस तरीके से बीएड के साथ अन्याय किया था और राजनीति चाल चली। वो लोग थे जो बीएड में पहले केस लड़ रहे थे, वो पैसे कमाने के चक्कर की भूख में उन्होंने बीएड धारियों का हित अनहित कुछ नहीं देखा। उन्होंने क्या होगा, वो अपने पिटिशनर बनाते रहे और बीएड के साथ अन्याय को उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। केस चलता रहा। मैं तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं तो जानता ही नहीं था क्या केस होता है, क्या हाई कोर्ट होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट होता है। हम जुलाई में अगस्त आता रहा, 26 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम के बाद मैं थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, मेरे अच्छे नंबर आते हैं दोनों भी पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 मैं दोनों में अच्छे नंबर आते हैं, मैंने दोनों में ही सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी है। मैं केस में थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, तब भी मैं केस के बारे में नहीं जानता। वो लोग करते हैं और भी पिटिशनर बनाते हैं एग्ज़ाम के बाद में, और फाइनली आता है अक्टूबर में जो डीएलएड वाले लोग थे वो शहीद स्मारक पे, उपेन यादव है जो बेरोजगार संघ चलाता राजस्थान में, वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, चुनाव भी हार गया है। उसके नेतृत्व में उसके मतलब जब तक तो वो इस केस से दूर हो गया तो उपेन यादव ने मना कर दिया मैं इस केस से हूँ नहीं, लेकिन उसका बैक सपोर्ट उसी का था, कोर्ट तमाम तरीके का संगठन बनवाने का। तो अक्टूबर में धरना स्टार्ट होता है 12-13 अक्टूबर के आसपास शहीद स्मारक जयपुर पे। वो लोग धरना करते हैं, 45 दिन का धरना करते हैं। 25 नवंबर तक उनका धरना चलता है, अनवर दीपावली के दिन भी धरना चलता है शहीद स्मारक पर। सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, खिलाफ सरकार पैर भी करती है खिलाफ। और उससे पहले एक 26 नवंबर को एग्ज़ाम था, उससे पहले 24 नवंबर को एक मीनाक्षी अरोड़ा को उतारते। हम इन लोगों को जो राजस्थान में थे उन लोगों को हम सारे लोग बोलते हैं आप भी सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट लेके आइए, लेकिन जो लोग थे वो बीएड का केस लड़ रहे थे राजस्थान में, वो सीनियर एडवोकेट नहीं लेके आते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से। पता नहीं उसमें किस तरीके उन लोगों में भुगती, वो प्रभावित नहीं थे। तो वहाँ एक ऑर्डर पारित हो जाता है, जो बेंच थी उस टाइम जोधपुर हाई कोर्ट में, सारे मामले जयपुर से जोधपुर बुला लिए थे। एक ऑर्डर पारित होता है कि बीएड धारियों के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया जाए, पेपर इनको एग्ज़ाम में शामिल करने दिया जाए, लेकिन इनका रिजल्ट पे स्टे रहेगा। रिजल्ट आता है 2 नवंबर के आसपास, 2 या 1 नवंबर को रिजल्ट आता है। बीएड का रिजल्ट नहीं आउट किया जाता है, बीएड ओनली डीएलएड का रिजल्ट आउट किया जाता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन मामला सरकार का पेचीदा होता जा रहा था। चुनाव भी तो नहीं थे, लेकिन डोटासरा थे, तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार उस टाइम कोई सभाएं चल रही थी, तो मैं शायद प्रशासन को किसी गाँवों के साथ प्रशासन अभियान चल रहा था, शहरों के संग प्रशासनिक अभियान, कोई सरकार का प्रोग्राम था वहाँ चल रहे थे, तमाम नेता मंत्री जाते थे, उसमें एक सभा हुई थी, तो उसमें डोटासरा और गहलोत गए थे। तो मैं वीडियो भी डालता हूँ उसको, गहलोत साहब ने बोला है कि ये युवा चाहे वो एजी से पैरवी करवा, तो उन्होंने एजी हमारे पास, मैं बताऊंगा एजी भी क्या बीएड वालों के पक्ष में सरकार किस तरीके से एकदम दलील देती है। तो सरकार तमाम तरीके पहलू करती है इस केस को। जो कांग्रेस सरकार थी वो जस्टिस थे चीफ जस्टिस राजस्थान के अकील कुरैशी, इनका मामला पहले से विवादों में घिरे हुए थे। अकील कुरैशी जो त्रिपुरा हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफ़र लंबे टाइम त्रिपुरा हाई कोर्ट रहे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रहे थे, उनका
नाम जब चर्चा में हुआ जब उनको 2014 में कॉलेजियम पहुंचा जाता है अकील कुरैशी को, लेकिन जो वर्तमान भाजपा सरकार थी उनके जो मंत्रालय था कानून मंत्रालय, वहाँ से उनकी फाइल वापस कर दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रमोशन नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचेंगे। तो सरकार ने पता नहीं क्या साठ गांठ की थी, क्या किया था, वो केस जस्टिस अकील कुरैशी की बेंच में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से नया मोड आता है, दूसरी बेंच से डायरेक्ट केस CCCI की बेंच में ट्रांसफ़र। अचानक हमें तो पता नहीं क्या मामला था, इनका मामला कोई सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से भी जुड़ा हुआ था पहले। अमित शाह को भी CBI की अंडर कस्टडी में 2009 उस टाइम का बड़ा मैटर था, उसमें यही थे वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस, तमाम तरीके एलिगेशन लगे हुए थे। लेकिन इन राजनीति शिकार हुआ बीएड धारी लगातार 23, 22, 23, 24 को सुनवाई, लगातार 3 दिन सुनवाई होती है हाई कोर्ट में। मैं हाई कोर्ट पहुँचता हूँ, मैं खुद हाई कोर्ट रहता हूँ, तमाम तरीके की सुनवाई सुनता हूँ। राजस्थान सरकार की जो दलीलें थी एकदम बीएड के खिलाफ, सारी दलीलें बीएड के खिलाफ देती हैं। जो यहाँ ASG थे भारत सरकार के राजदीपक रस्तोगी, और NCT के भी वकील थे, लेकिन सारी बहस है वो राजदीपक रस्तोगी करते हैं। रस्तोगी साहब बोलते हैं, टाइम मांगते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जाता है। बोला आप लेके आओ डॉक्यूमेंट, लंच के बाद लेके आओ। सुनवाई चलती है, पहले दिन, दूसरे दिन DLED को सुना जाता है, तीसरे दिन BEd को और NCT को सुना जाता है। जजमेंट रिजर्व कर लिया जाता है, लेकिन 25 तारीख को तुरंत ही जजमेंट सुना दिया जाता है जस्टिस कुरैशी के द्वारा। BEd को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है। और जो NCT का 28 जून 2018 नोटिफिकेशन था, अधिसूचना थी, उसको गैर कानूनी करार घोषित कर दिया जाता है। इसमें मैं बताया कि इसमें उन्होंने बोला कि RT एक्ट का उल्लंघन है और इसमें प्रोसेस है फॉलो नहीं किया गया है, और केंद्र सरकार ने बाध्य किया है NCT को, नियम में कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई है, इस तरीके का उन्होंने हवाला दिया था। और उन्होंने अपनी गलत पावर का इस्तेमाल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वहाँ कोई छूट नहीं दी जाती। किस तरीके से BEd वालों को राजनीति का शिकार किया गया, दूसरी बेंच से दूसरी बेंच में अचानक मामला ट्रांसफ़र, ऐसे मैंने तो कभी देखा नहीं इस तरीके से मामले ट्रांसफ़र होते। या तो वो जस्टिस रिटायरमेंट हो जाए तब वो मामला ट्रांसफ़र होते। आप खुद एक BEd धारी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद इस मामले में कई बार सोचता हूँ कि ऐसे मामले मैंने तो आज तक ट्रांसफ़र नहीं होते देखे। ट्रांसफ़र जब मामले होते हैं जब वो जस्टिस रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तब वो मामले दूसरी बेंच में जाते हैं। लेकिन वो मामला जोधपुर की हाई कोर्ट की उन बेंच में मंगाया जाता है, और उन जस्टिस पर कांग्रेस के समर्थन के आरोप भी लगते हैं, और फिर वो रिटायरमेंट होते हैं मार्च 2022 में। तो अपने भाषण में कहते हैं, ये मेरा लॉर्डशिप डिसीजन है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, जो राजन सिंह सोटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर वो थे DLED वाले लोग, उस नियम को डबल बेंच में चैलेंज कर देते हैं। इस वजह से राजन चोटिया के नाम से वो था, चैलेंज हुआ था। कोई भी नियम चैलेंज होता है वो डबल बेंच में होता है। तो वहाँ अपना सबसे बड़ा डिसीजन बताते हैं। उस दिन उनका रिटायरमेंट होता है, विदाई समारोह होता है। इस वीडियो में डालता रहता हूँ ट्विटर पे जस्टिस कुरैशी। वहाँ से मामला खारिज हो जाता है। हम लोग एडवोकेटों से सलाह लेते हैं, मैं थोड़ा सा वहाँ से एक्टिव हुआ था, वो लोग फिर भी एक्टिव थे। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर 2021 को फाइल कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई हम वेट करते हैं NCT का। मैं कई बार खुद इस बीच में NCT जाता हूँ, दिसंबर में, जनवरी में NCT से बात करते हैं, आप अपनी SLP लेके जाइए। लेकिन जब भी NCT का जो AOR थी मनीषा तेजस्कारिया, उनका जो हमारे एडवोकेट थे नरेश कौशिक, उनके पास कॉल आता है कि हम भी आ रहे हैं, आप वेट कर लीजिए। जब तक हम वेट करते हैं 13 दिसंबर से 31 जनवरी तक का वेट करते हैं, जब तक सरकार ने रिजल्ट निकाल दिया था। भर्ती प्रोसेस चल रही थी। भर्ती प्रोसेस, लड़कों में डर का माहौल था कि भर्ती प्रोसेस सरकार पूरी ना कर दे तो लड़के दबाव बना रहे थे, तमाम तरीके दबाव बना रहे थे, हमने पैसे दिए, आप सुनवाई करवाइए। वकील उस टाइम मना करते हैं कि सुनवाई मत करावे, लेकिन वो लोग लड़के दबाव डाल रहे थे उन लोगों पर। मैं इस टाइम जब तक केस में एक्टिव इतना नहीं था, सुनवाई के लिए मेंशन करवाया जाता है 1 या 2 फरवरी 2022 को मेंशन करवाया जाता है केस को, और डेट लगती है 4 फरवरी 2022 को डेट लगती है। और इस मामले में जब तक जो बिहार के शिक्षक भर्ती थी उसमें ज्वाइनिंग के लिए वो भी चाहते थे, बिहार वाले लोग थे 6 फेज वाले, के मामला डिले हो, जिससे उनको जब तक ज्वाइनिंग मिल जाए
उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी और मामला 4 तारीख को लगता है बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, और एक थे कोई सीनियर एडवोकेट वेस्ट बंगाल के थे, बॉस थे या कौन था वो थे, का नाम ऐसे ही था कुछ, और नरेश कौशिक, तमाम एडवोकेट थे। लेकिन इसमें गलतियां ये भी थी उन लोगों की जो केस लड़ रहे थे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन लोगों की। वो केस एक मंत्री के खिलाफ बयान देते हैं जो वर्तमान में बीजेपी में शामिल है, लेकिन पहले कांग्रेस में मंत्री थे, उनके खिलाफ बयान देते हैं। वो जो केस लड़ रहे थे उनको जेल पहुंचा दिया जाता है उन मंत्रियों के द्वारा। वो 4 तारीख से एक दिन पहले 3 तारीख को छूटते हैं जेल से। उनके पास उनके अकाउंटों में सारा पैसा, क्योंकि मंत्री ने उनको जेल में बंद करवा दिया था। बांसवाड़ा टीएसपी के मंत्री थे, शाम को आते हैं, शाम को ब्रीफिंग नहीं होती जब तक बिना एडवोकेट की फीस ना पहुंचे, तो ब्रीफिंग नहीं होती। शाम को आए थे, शाम को पेमेंट किया। मुकुल रोहतगी ने बोला कि मैं सुबह ब्रीफिंग करूंगा इस मामले का, जो भी मैं मामला बता रहा हूँ एकदम सच्चाई से बता रहा हूँ। मुझे जो मैं था, मेरी आंखों का, मैं इस पूरे केस का चश्मदीद हूँ इसका। तो मुकुल रोहतगी सुबह ब्रीफिंग करते हैं, 9-10 बजे का सुबह का टाइम देते हैं, थोड़ी सी ब्रीफिंग लेते हैं। उस टाइम कोविड का दौर चल रहा था, जो सुनवाइयाँ थी वो बीसीसी थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई थी, तो वो थोड़ी सी देर ब्रीफिंग लेते हैं। शायद 10 बजे के बाद ही ब्रीफिंग लेते हैं, और कोई कोर्ट 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी ब्रीफिंग लेते हैं। तो उनको इतना मामला पता नहीं था ये क्या मामला है। वो सोमवार को केस वैसे ही ज़्यादा रहते हैं और वैसे ही ज़्यादा इधर उधर केस रहते हैं। थोड़ी सी देर को आए तो उनको यही बता रहे थे, मैं तो थोड़ा लेट जुड़ पाया, मैं टेम्पू से कोर्ट जा रहा था, तो बता रहे थे उनको इतना नहीं पता। तो वो ऐसे बोल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अमेंडमेंट कुछ बोल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो अमेंडमेंट की बोल रहे थे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर अमेंड है, ऐसे कुछ बोले। और उधर से कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोड़ा थी, उन लोग अगर पहले पैसे जमा करा देते तो शायद अच्छी ब्रीफिंग हो जाती। जो मुकुल रोहतगी थी, उनको स्टे नहीं दिया जाता इस मामले पे, और अगली डेट लगा दी जाती है 22 फरवरी। इस 10 फरवरी को एनसीटी की SLP 3222 आ जाती है एनसीटी। और मेरा मानना ये भी है, मैं उनसे मिला भी था, अगर एनसीटी की SLP पहले लग जाती तो वो जस्टिस थे कोई थॉमस नाम से थे, या फिर क्या नाम था उनका, 3-4 नंबर कोर्ट में बैठते थे, वो रिटायरमेंट हो गए। उनकी बेंच में उनके सारे मामले लगते थे, वो 4-5 नंबर बेंच में बैठते थे, वो फेमस एडवोकेट थे, वो जस्टिस थे, उनकी बेंच में एनसीटी के मैक्सिमम केस लगते। मैंने ट्राई किया था एनसीटी के वार से कि आप अगर पहले आते तो आपका केस किस मैटर में लगता। केस तो जाना था सुप्रीम कोर्ट, मेरे नाम से जाता या किसी और के नाम से जाता, एनसीटी जाती या यूनियन ऑफ इंडिया, केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता। जो लोग बोलते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, एनसीटी को पहुंचना था, चैलेंज करने गई थी एनसीटी। तो ये मामला विनीत सरन थे उस टाइम, जो उन्होंने बोला था सीधे के हायर एजुकेशन वालों को कैसे प्राइमरी में ले सकते हैं, ऐसे PhD वालों को शामिल करते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। तो 10 तारीख को एनसीटी अपनी SLP लगा लेती है 3222 के नाम से, नंबर आता है उनका एनसीटी का। 22 जनवरी को सुनवाई नहीं होती है, डिले हो जाता है मामला। फिर डेट लगती है 8 या 6 मार्च के आसपास डेट लगती है एनसीटी की। जब तक डिफेक्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, 8 मार्च को डेट नहीं लग पाती किसी कारणवश, केस को फिर मेंशन करवाया जाता। मैं 1 तारीख से 1 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक मैं दिल्ली रहा था, होली के दिन से पहले तक। इस केस को पूरे मैं एनसीटी जाता बार बार, जब अभी तक वो लोग इस केस में शामिल थे जो राजस्थान हाई कोर्ट से वो लोग देख रहे थे। मैं तो एक अभ्यर्थी था, मैं देख रहा था इस मामले को। 15 तारीख को सुनवाई होती है, उस हमारी तरफ से CA सुंदरम आते हैं। वो मुकुल रोहतगी प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम, किसी और केस में बिजी थे। CA सुंदरम अच्छे सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने तमाम बहस की, उन्होंने 1 घंटे बहस हुई थी उस दिन। उनका मामला किसी और बेंच में लगा हुआ था। भाई शुरू में बहस करते हैं, जस्टिस मिनिस्टर को कन्वेंशन कर लेते हैं, तमाम तरीके जजमेंट थे, उनका एग्जाम्पल भी देते हैं। तो उस टाइम कपिल सिब्बल भी BCCI से जुड़े हुए थे, लेकिन जो CA सुंदरम थे, रिलायंस के पहले एडवोकेट रहते थे, BCCI के भी रहते थे, उन्होंने बहुत शानदार आर्गूमेंट किए और कन्वेंस कर लिया जस्टिस को। और जब तक वो दूसरे मामले में चले जाते हैं, वो मामला पहले उनका डिले था, उस दिन नहीं लगा था, अचानक वो मामला लगा हुआ था 1 दिन पहले ही। तो फिर लास्ट टाइम पर वो चले जाते हैं दूसरे कोर्ट में। फिर सुनवाई में वो रहते हैं, हमारी तरफ से ये जो थे नरेश कौशिक थे, वो सुनवाई करते हैं। फिर उसमें एक
लास्ट ऑर्डर निकालता है, जस्टिस विनीत रामदास नाम ऑर्डर देता है कि ये भर्तियाँ हैं सब्जेक्ट टू आउटकम रहेंगी, जिनको ज्वाइनिंग देती हैं डीएलएड वालों को, आप अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो आपको शामिल कर लिया जाएगा। भर्ती प्रोसेस पूरी होने को होती है मार्च अप्रैल में डेट लगती है, फिर सुनवाई नहीं होती अप्रैल में, 30 अप्रैल के आसपास सुनवाई दोबारा होती है। उस टाइम पटवालिया सर को हम हायर कर लेते हैं, उस टाइम से फिर डिले हो जाता है, उस टाइम फिर वो डेट दे देते हैं, जुलाई की डेट देते हैं। जस्टिस विनीत सरन का रिटायरमेंट, विनीत सरन 10 मई हो जाती है, छुट्टियाँ लग जाती कोर्ट से। जब तक जनवरी 2022 में दूसरा अप्रैल या मई में दूसरा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है रीट का राजस्थान में 2022 का, उसको एक रेट पिटीशन लगाते हैं, उसको जो थी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच में लगता है, उसको भी उस अनुसार था पहले का मामला, उसी के अनुसार वो सब्जेक्ट टू आउटकम कर देते हैं उस मामले को, और उसके साथ टैग कर देते हैं मुकेश कुमार के नाम से वो लगती है। आजकल जुलाई में सुनवाई होती है, 26 जुलाई को थी सुनवाई, फिर 19 को डिले हो जाती है, नहीं होती। जब इससे पहले एक और घटना होती है, फिर लोग बोलते हैं कि भर्तियां पूरी होने वाली हैं, और उन लोगों पर एलिगेशन बहुत लगे हुए थे, और बहुत सारे उस टाइम पिटिशनर बने हुए थे, 3000 के आसपास पिटिशनर बने हुए थे, 1 करोड़ या 90 लाख के आसपास उन लोगों के पास फंड आया था, मेरे पास सारा था, मैंने ही फिर उजागर किया था। 2 अप्रैल को कमेटी गठित होती है, वहाँ पे वो लोग आते हैं, लेकिन वो उलूल जुलूल जवाब देते हैं, और एडवोकेट पर कुछ पैसे फंसे हुए थे, उनको भी मांगने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन एडवोकेट से हम मना कर देते हैं कि बीएड धारी को पैसा है। वो बोले हम आगे सीनियर एडवोकेट नहीं उतारेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 35-40 लाख रुपए वो खा जाते हैं, नहीं देते हैं वो। फिर हम क्या करें, बोला ये तो एडवोकेट मना कर, लेकिन हम बोलते हैं हम जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, मेरा ना और भागीरथ किसी के नाम से जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं जयपुर में। मई में खुलवा लेते हैं, अप्रैल में लड़ाइयाँ होती है, उनसे झगड़ा होता है। ओपन फंडिंग आप देखते होंगे किस तरीके से ओपन फंडिंग आती है, बीएडधारियों के नाम मात्र अकाउंट खुला तो बहुत कम पैसे आते हैं। हमारे पास जुलाई में 1 लाख रुपए जुलाई की सुनवाई से पहले हुए थे, क्योंकि पहले के कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो हमने एडवोकेट के यहाँ जब्त करवा दिए थे। फिर उसके बाद मामला अगस्त में लगता है, अगस्त में फिर सुनवाई नहीं होती है, पीएस पटवालिया के पैसे फालतू में जाते हैं। अगस्त में सुनवाई आती नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट का रूल है, कोई भी सीनियर एडवोकेट आ जाए वो पैसे लेके जाता है। अगस्त के बाद सीधा मामला अक्टूबर को लगता है। अक्टूबर में जब तक जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एएसजी थी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से, फिर सुनवाई डिले हो जाती है, फिर होती है 18 अक्टूबर के आसपास होती है, फिर सुनवाई डिले हो जाती है। इनमें जब तक हम नॉर्मल एडवोकेट से काम चलाते हैं, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी फंस चुके थे, हमारे पास फंडिंग आ नहीं रही थी, हम तमाम इन बीच हम जो आज प्रयागराज में नेताजी ढोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हमारी फंडिंग करवाइए, क्योंकि हमारे उस टाइम ना तो फॉलोअर थे ना हमारे पास लोग थे, हम बड़ा उसमें रहते। हमने बोला केस तो ले लिया, हम केस को मेंटेन कैसे करेंगे, बड़ा रात दिन इसी बात की चिंता रहती थी। हम तमाम साथियों से, एमपी के साथियों से हम इस बारे में चर्चा करते रहते, पंजाब के साथियों से, वेस्ट बंगाल के साथियों से हम चर्चाएँ करते रहते थे। हमने उत्तर प्रदेश के साथियों को बोला कि आप हमारी हेल्प कीजिए, मामला हमारी नियुक्तियों का नहीं है, ये नोटिफिकेशन का मामला है। जब तक ये लोग बड़ा हल्का सा लेते हैं, बोला हमारी जॉब लग गई, हमारा कुछ नहीं होगा, जो सेलेक्टेड है 69,000 वाले बोलते हैं। इस बीच में हम बिहार वालों को भी बोलते हैं, बिहार वाले बोलते हैं हम नौकरियाँ वाले हैं, आप अपनी नौकरियाँ बचा लीजिए। गजट तो एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया बचा लेगी, तो तुषार मेहता आ रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अक्टूबर में हमारे तमाम साथी मध्य प्रदेश के, हम राजस्थान से जाते हैं। मैं तो कई बार इस मामले में दिल्ली गया था, और तो धर्मेंद्र प्रधान से मैं जुलाई में मुलाकात की थी, और उन्होंने एक बार तो अप्रैल में तो उन्होंने जो 2022 में उन्होंने जो शिक्षा मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे राहुल पचौरी, उनको भी बुलाया था, मेरी मीटअप कराई थी, मीटिंग हुई थी उनसे। जब तक यूनियन ऑफ इंडिया की एसएलपी नहीं लगी थी, उनकी 30 मार्च को लगी थी, उससे पहले जब मैं दिल्ली 15 दिन रहा था, उस टाइम मुलाकात हुई थी उनसे। तो उन्होंने बोला कि मैं बोला कि हम किसान के, हम गरीब लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इस मामले में काम करें। वो फाइल भी लेके आए थे वहाँ पे, तो वहाँ वो पॉजिटिव आश्वासन दे के जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान
कि पीए थे वो बोल देते हैं कोई भी हो तो हमें बता देना। जब तक एसएलपी लग जाती यूनियन ऑफ इंडिया की, फिर ये मामला मार्च में हमारी 10-12 लोगों की टीम हम जाते हैं, हम तुषार मेहता के आवास से मिलते भी हैं, उनके पीए से, मनीष मल्होत्रा से, और हम तमाम मंत्रालय भी जाते हैं। और हिमाचल के भी साथी आए थे, वो जब तक ये थे राहुल पचौरी जी चेंज हो गए थे, उनकी जगह शंकर राय आ गए थे, और एक बिहार की और थे अविनाश शर्मा, उनकी जगह नील रत्ना आ गए थे जो अंडर सेक्रेटरी थे। वो मिलते हैं इस मामले में, अच्छे बात करते हैं, बोला हम इस पे कर रहे हैं, और हमारी कोशिश थी कैसे भी करके तुषार मेहता आने चाहिए, और हायर किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई हियरिंग में तुषार मेहता नहीं आए हुए थे। हम एनसीटीबी को कोशिश करते हैं, कई बार जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इतना सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलता। हम तमाम मंत्रियों से, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, उनसे संपर्क करते हैं, और कई सारे एमएलएस, वो एमपीज थे, चाहे योगी बालकनाथ हो या फिर अन्नपूर्णा थी, उनसे हम मिलते हैं इस दरमियान। मैं था, रोहित था, भागीरथ था, और फिर दोबारा फिर मैं, भागीरथ, राहुल नामदेव और तमाम साथी थे, 7-8 साथी थे, हम मिलते हैं। अक्टूबर में बारिश हो रही थी, हम तुषार मेहता इधर उधर डोलते हैं, सबसे बात करते हैं, और वो तुषार मेहता भी यही बोलते हैं कि हमारी बात जो एनसीटी की एवार है मनीषा तेजस्कारिया, उनसे उनको बोलिए मुझे कॉल करें, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि मैम आप कॉल करिए, वो मेल के द्वारा उनको बताती है, बोला हम कॉल नहीं करते, हम मेल के द्वारा उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें संदिग्ध घूमता एनसीटी के एवार की भी थी, उनको ना लाने के लिए हम उनको बहुत टाइम बोलते थे, लेकिन उनके जो साथ लगे हुए थे, उनका कहते थे, मैं जाता था बार बार क्योंकि मेरी तो आशाएं थी नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो एक बात बोलते थे कि देवेश एनसीटी केस है इनका, क्या पता तू और दूसरी तैयारी कर ले। उनके भी कई संदिग्ध बामतों से मुझे संदिग्ध भूमिका लगती थी। एनसीटी के अधिकारी बोलते, बोला हम क्या करें, इसमें नहीं आ रहे तुषार मेहता। तो जो लीगल टीम थी वो रविंदर सिंह थे, वो ये बात खुद बोलते थे, और हम कर भी क्या सकते थे। हम ना तो हम डेमोक्रेट में कोई बड़े पद वाले लोग थे, हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते थे, तमाम तरीके रिक्वेस्ट की, लेकिन 9 अक्टूबर में 25 को सुनवाई होती है, फिर भी तुषार मेहता नहीं आते हैं। फिर नवंबर में डेट दी जाती है, नवंबर 2022 में फिर भी नवंबर लगती है, डेट लगती है 15-16 नवंबर के आसपास, 16 नवंबर के आसपास डेट लगती है, उसमें भी तुषार मेहता नहीं आते। फिर लगती है 22-24 नवंबर के आसपास, फिर डेट लगती है, उसमें जस्टिस बॉस नहीं होते, एक नरसिम्हा होते हैं एडवोकेट, और बेला एम त्रिवेदी होती हैं, वो एक मामले को ट्रांसफर करके इसको 14 दिसंबर 2022 लगाती है। मामला लिस्टेड होता है, लेकिन जब तक कोर्टियों की छुट्टियां आने वाली थी, जो सर्दियां हैं उनकी, जो रेगुलर केस थे वो सोने जाने थे, तो हमें पहले ही पता था ये मामला अब जनवरी में होगा, तो जस्टिस बॉस इस मामले को सुनते नहीं। हम भी उस टाइम सीनियर एडवोकेट नहीं उतारते हैं बड़ी, क्योंकि जब तक हमारे पास शॉर्टेज ने दी थी कि हम सीनियर एडवोकेट उतार ही नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किल से फंड इकट्ठा कर रहे थे हम तमाम स्टेट के साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि ओपन फंड बहुत कम आ रहा था। जनवरी को डेट लगती है, सीधा 10 फरवरी डेट लगती है, 10 जनवरी 2023 को डेट लगती है सुप्रीम कोर्ट में। मैं 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाता हूं, क्योंकि व्यवस्थाएं सेटल करनी थी मुझे। इस केस मेरे पे हैंड ओवर था कैसे सीनियर एडवोकेट। मैं सोचा एक सुनवाई में हो जाएगी, हमारे पास इतना फंड है, एक सुनवाई होती है, पीएस पटवारी हम रखते हैं। दूसरे दिन, पहले दिन सुना जाता है डीएलएड के वकीलों को, और फिर बीएड के वकीलों को, या शायद पहले पटवारी सर को सुना जाता है पहले दिन अच्छी, और कुछ टाइम के लिए डीएलएड के वकील भी इंटरप्ट करते हैं, बहुत अच्छी सुनवाई करते हैं। मैं इस वीडियो में डाल भी दूंगा उनका वीडियो पटवारी सर का, किस तरीके से धुआंधार सुनवाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट में पटवारी। फिर दोबारा डेट लगती है, लंच के बाद डेट स्टार्ट हो जाती थी, 2 से 4 बजे तक डेट चलती थी टाइम। दूसरे दिन 10 तारीख को फिर डेट लगती है। सर्दी थी दिल्ली में, कितनी कड़कड़ा की सर्दी चलती है, और ये इधर मामला दूसरे दिन लगता है, तो फीस का बड़ा मामला था। हम साथियों को रिक्वेस्ट करते हैं कैसे भी करके दूसरे दिन का अरेंज करते हैं। सुनवाई फिर होती है, पटवारी सर के थोड़े बहुत आर्गूमेंट होते हैं, कपिल सिब्बल के आर्गूमेंट होते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा के भी आर्गूमेंट होते हैं दूसरे दिन के थोड़े से, या दूसरे दिन कपिल सिब्बल के आर्गूमेंट नहीं होते हैं।
दूसरे दिन जो सिंघवी थे राजस्थान सरकार के और मीनाक्षी अरोड़ा उनके आर्गूमेंट होते हैं, सरकार खिलाफ में थी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ती भी है, लेकिन तुषार मेहता नहीं आते। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी जो ऐश्वर्या भाटी, वो पैर भी करती हैं, आती हैं, हम कैसे भी रिक्वेस्ट करके उनको लेके आते हैं कि मैम आप चलिए, वहीं हमें मिल जाती थी। तो कोर्ट रूम में मैं भी मौजूद था, मेरे साथी भी संजीव भी मौजूद थे। फिर दूसरे दिन फिर सुनवाई लग जाती है हमारे ऊपर, बड़ा कष्ट आता है कि 30 दिन सुनवाई लगती है। मेरा वीडियो जाके देखना, मैं गिरवी रख दूंगा लेकिन मैं सुनवाई में सीनियर एडवोकेट लेके आएंगे, मेरा देखना जाके उस टाइम। बड़ी मशक्क़त के बाद बोला सर हम इस पैसे को बाद में धीरे धीरे कर देंगे, लोगों से इकट्ठा करके हम जीत जाएंगे जब दे देंगे। उस हियरिंग का भी पूरी सुनवाई नहीं, पूरे पैसे नहीं पहुंच पाए। मैंने खुद ने पटवारी सर से रिक्वेस्ट की थी, सर हमारे पास पूरी फीस नहीं है, ये इतना मामला है, एक बार अलग फ़ीस मांगे, मतलब सर हमारे पास इतनी फ़ीस है, हम इतना ही कर सकते हैं। 23 तारीख को सुनवाई होती है, पटवारी सर हियरिंग करते हैं, तमाम तरीके से एग्जाम्पल देते हैं। 72,000 शिक्षक भर्ती थे, उसमें बीएड के पद खाली रह गए, ये सब तो हम ब्रिज कोर्स पे बताते हैं, ब्रिज कोर्स किस तरीके से। लेकिन बीएड वालों ने बीएड वालों के साथ धोखा किया किस तरीके से, जो प्रयागराज में टीम कर रही है, इससे भी हमने रिक्वेस्ट की थी। और जो बिहार वाले हैं 6 फेज़ वाले, इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हर इस साल पे के लिए हमारे आप वोट करवाइए। 69,000 वाले सब आज कैसे लेके आ रहे हैं, आज कैसे अभिषेक मनु सिंह भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ था उनका, स्वार्थ से जुड़े हैं। आज वो कैसे सुप्रीम कोर्ट भागते हुए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले कैसे सुप्रीम कोर्ट भागते हुए जा रहे हैं, इसकी कोई सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे खुद के 135 नंबर थे इसमें, क्योंकि वो 6 to 8 वाला था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, मेरे अच्छे नंबर थे, तो इसी से कई सारे साथी आशाएं लगा लेते, मामला रिजर्व कर लिया जाता है लगातार 3 सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट में। फिर वेट करते हैं जजमेंट का, जजमेंट नहीं आता है, सोचते हैं कि आ जाएगा, जब तक ये आती हैं छुट्टियाँ आ जाती हैं, बोला कि अब इसको मेंशन ही करा लेते हैं। तो फिर बड़ा टाइम मुश्किल सा बीतता है, और हमें इन 69,000 वाले चयनित उन्होंने ही सबसे बड़ा हमें झांसा दिलाया था कि मतलब NCT का गजट खारिज नहीं हो सकता और आपकी नौकरी लग जाएगी। कई सारे उस टाइम के जो सारथी थे, जिन्होंने वीडियो सुनी होगी, सुनवाई लाइव सुनी होगी, तो वो सोचते थे कि वीर कभी हार नहीं, वो आश्वस्त थे, इतनी अच्छी सुनवाई थी और पटवारी सर ने इतनी अच्छे आर्गूमेंट किए थे कि हमें खुद नहीं लग रहा था, हमें क्या एडवोकेट ही बोल रहे थे, वो सीधा बोलते आपने सुनवाई नहीं सुनी, कितनी अच्छी सुनवाई थी। और कोर्ट रूम में मैं खुद मौजूद रहता, मुझे वीक पॉइंट लगता तो मैं ये बार सर थे उनके कान में जाके बोलता था, वहीं प्रेजेंट रहता था, क्या रहा कैसे को फैसला आता है, बीएड के पक्ष में विपक्ष में फैसला आता है। लेकिन इस बात का संदेह हमें नहीं था कि इस तरीके का फैसला आएगा। लेकिन हमने कई एडवोकेटों से बात की जो ASG के पास थे, भाटी मैडम के नीचे काम करते, तो वो यही बात बोलते थे कि जजमेंट लेट हो गया है, इस वजह से थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। और जस्टिस धूलिया का रवैया बाद में हमें लोग बता रहे थे, उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है, ये बीएड के हमेशा विरोध में रहे हैं। 2014 में भी इन्होंने कोई फैसला लिखा है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, तो इन्होंने तो पूरा मामला ही चेंज कर दिया, फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया और जजमेंट भी साइलेंट रख दिया। वो बोलते हैं ना आइवर जेनिंग्स के संविधान, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो फिर से इसे वकीलों का स्वर्ग बना दिया जाता है, क्लियर कट जजमेंट नहीं दिया जाता है, कब से फैसला लागू होगा, क्या होगा, कुछ नहीं दिया जाता। फिर तमाम तरीके के स्टेटों में भर्तियाँ चल रही थी और फिर धीरे धीरे ये एक मॉडिफिकेशन, ये तमाम तरीके आते रहे। जस्टिस धूलिया क्वेश्चन कर देते उन मॉडिफिकेशन को, लेकिन जैसे ही तुषार मेहता लेके आए मध्य प्रदेश की मॉडिफिकेशन, धूलिया साहब थे उनकी, एकदम माइंड चेंज हो गया और अपॉइंटेड को रखने की उन्होंने सोच लिया है। अब देखो क्या वो इस पर डिसीजन लेते हैं सोमवार को। और आप ये पूरा मामला सुन लिया है तो आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैं इस मैटर में मैं खुद सेलेक्टेड था। मेरे पास ऐसा कोई स्टेट नहीं मेरे आसपास का, उस स्टेट का मेरे पास स्टेट ना, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सीटेट, यूपी, सभी सारे मेरे पास स्टेट थे, मेरे पास मास्टर्स डिग्री थी। लेकिन इस केस से जुड़ाव इस वजह से हो गया क्योंकि मैं सिलेक्शन के दायरे में था। साथियों, इतना दुख जिन सेलेक्टेड को होता है उतना ही दुख मुझे भी होता है, लेकिन जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं है वो तो उलूल जुलूल बातें जो करते हैं वो करेंगे। तो आप चिंता ना कीजिए, जो भी होगा
देखेंगे। लेकिन सोमवार को एक अपडेट है, आज गुड्डू सिंह की याचिका थी, मेंशन करवा दी थी गुड्डू सिंह ने और वो डेट उनकी लगी हुई है, सोमवार को टैग हो गई है वो याचिका गुड्डू सिंह की 4103 के साथ में, और सोमवार को जो भी ऑर्डर होगा अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ वाले तमाम साथियों को मैंने जो भी अपडेट हैं बता दी है। लेकिन ये मामला आप खुद लगाइए, खुद आप एक निष्कर्ष निकालिए, इस मामले को पूरे को सुनकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मामले में दोषी कौन है। सरकार से हम तमाम तरीके की रिक्वेस्ट करते हैं, मैं तो आपके साथ हर परिस्थिति में साथ हूँ। जंतर मंतर धरना में किया, प्रयागराज में खुद गया था हर तरीके से, उसके बाद भी मैं एनसीटी डोला हूँ कई बार जजमेंट के बाद में, लेकिन कोई लोग ही साथ नहीं आते तो मैं अकेला, मेरे घर वाले खुद बोलते हैं तेरे अकेले का क्या है इसमें। मैं हर लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप दिल्ली धरने में आइए, मैं एनसीटी धरने में भी जाता हूँ, लेकिन लोग मुझे 151 में पाबंद करवा देते हैं वो लोग। आप वहाँ वीडियो, कुछ लोगों ने फ़ोटो हो, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, वो लोग थे आज बनते हैं ना बीएड के थे, उन लोगों ने मुझे पाबंद करवाया था। सुदीप थे, एसओ थे, उन्होंने मुझे पकड़ के चौकी में, उन लोगों ने ही बोला ये दंगा करवा देगा, ये करवा देगा, मुझे 151 के तहत पाबंद कर दिया। लेकिन मैं उनके धरने में जाता हूँ, मैं प्रचार भी करता हूँ धरने का, लेकिन मैं परमिशन लेता हूँ डीसीपी साहब से, सेंट्रल संसद भवन के पास जो डीसीपी ऑफिस है उससे। लेकिन उस धरने का जो जंतर मंतर धरने था, एकदम लीगल धरना था, परमिशन थी, उस धरने का कोई उन लोगों द्वारा प्रचार नहीं किया जाता। फिर हम उस धरने में पहुँचते हैं, 25-30 लोग पहुँचते हैं, हमारा मन खुद का निराश हो जाता कि इन लोगों को चिंता नहीं है तो हम क्या करें। कमेंट से इनसे कुछ नहीं होता जब तक धरातल पे आप लोग काम नहीं करेंगे। आप अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों से पूछेंगे नहीं गलेवान पकड़ के कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कुछ नहीं होगा। हम बोलते कि आप कुछ करिए, 10 लोगों की टीम बनाइए, सारे लोग बोलते हैं कि आप ही करिए। बोला अकेला हूँ मैं इसमें, पूरे केस में करोड़ों बीएडधारी देश के खा गए, क्या मैं ही अकेला एनसीटी जाऊँ बार बार? क्या मैं ही अकेला इन मामलों को करता रहूँ सबको? क्या मैं ही धरने पे जाऊँ अकेला? क्या मैं ही प्रयागराज जाऊँ? मैं ही अकेला एनसीटी धरने पे जाऊँ? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो वहाँ नहीं पहुँच सकते उस धरने में? जंतर मंतर धरना था, उसमें आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन काम करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मैं आरटीआई भी नहीं जानता था आरटीआई क्या होती है, मैं कभी आरटीआई नहीं लगाई थी, मैं बड़ी देख देख के आरटीआई लगाता था, मैं डॉक्यूमेंट मंगाता आरटीआई से। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कहानी रही होगी मेरे साथ में, किस तरीके से मैं अकेला दौड़ भाग करता था, मेरे साथी मेरे से मना करते थे, तभी मैं सुबह शाम को दिल्ली जा रहा हूँ, सुबह दिल्ली शाम को दिल्ली। काम करना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है साथियों। मैं तो आज भी, आप कितने लोग आए थे इसमें, कितने आपने देखा हो, कितने लीडर क्रिएट हो गए थे इस मामले में बीच में। कोई बोल रहा मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, आज दिखते हैं वो, कोई नहीं दिखता। जो लोग आज प्रयागराज वाले बात करते थे, बोला हमें इलीगल चीज़ों पे काम ही नहीं करता, हम तो अध्यादेश मांगते हैं। उन्होंने अध्यादेश पे क्या काम किया मुझे बताए तो, कि अध्यादेश पे ये काम किया उन्होंने, उसके बाद कोई प्रोटेस्ट किया अध्यादेश के लिए? क्या बोला हम अध्यादेश करेंगे, अध्यादेश लेके आएंगे, हमें अध्यादेश करना है। साथियों, बातें मीठी बना बड़ा आसान होता है, कोई भी बातें बना देता है, जिसके पास स्किल है बात बनाने का वो बात बना सकता है। लेकिन मैं उनसे बोलूं कि आप अपनी टेट की मार्कशीट दिखाइए, दिखा सकते हैं वो टेट की मार्कशीट? आप मेरे से बोलिए टेट की मार्कशीट, क्या मैं मेरी क्वालिफिकेशन खुद की देखा, मैं टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल लेवल का, मेरे पास पीजी है, मास्टर्स है मैथमेटिक्स में। मेरे साथ मैं तो इस वजह से इस मामले से थोड़ा अटैच हो गया, क्योंकि कल भी रात एक बहन का फ़ोन आया था केरल से, वो रो रही थी रात में 1:40 पे कि हमारा क्या दोष है इसमें। साथियों, जब किसी की नौकरियाँ जाती हैं उसी को दर्द दुख पता रहता है। आज मैं साथियों के कई छत्तीसगढ़ से, तमाम स्टेट से मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमारी इसमें क्या गलती है। वो गलती नहीं है, सरकार इस टाइप का नियम नहीं लेके आती तो वो बीएड क्यों करते थे? वो बीएड नहीं करते, वो तो कोई और डिप्लोमा डिग्री कर लेते। क्यों सरकार इस तरीके का गजट लेके आई थी? कोर्ट पता नहीं किस तरीके से लोग मैं तो कोर्ट की कहने की संख्या कोर्ट पे ही उठाता हूँ, क्योंकि सरकार को जो अधिकारी थे उनको दोषी ठहराना था इस मामले में, या फिर जब तक रिलीफ देनी थी, जब तक वो गजट वैलिड था 11 अगस्त 2000 तक, जिन्होंने बीएड किया है 23 तक, उनको वैलिड करवाना चाहिए। दोषी तो वो लोग थे इस गजट को लेके आए थे, ये लेके ही नहीं आने थे। वो तो अब जिनको मर्जी थी वो डीएलएड कर लेते, बीएड कर लेते। कई सारे साथी हैं, मैं इनमें शामिल था, 2019 में एग्जाम दिया था, बहुत अच्छे मार्क आ रहे थे मेरे।
मैं डीएलएड कर लेता उस टाइम, लेकिन मेरे साथियों ने बताया कि बीएड 1 to 5 में शामिल है ब्रिज कोर्स के साथ में, क्यों कर रहा है, क्यों पैसे डाल रहा है। मैं मध्यम परिवार से आता था, नहीं की मैंने, तो मैं किस पे दोष डालूं। मैं तो यही डालूंगा सरकार सरकार का दोष है इसमें, क्यों इस तरीके का नियम लेके आई, नहीं लेके आती तो हम कोई और फील्ड चूज कर लेते। कई सारे साथी हैं इसमें, लेकिन सारे जो एक बात कहते हैं हेगल कि लोकतंत्र है प्रतिनिधित्व, जिसका रीढ़ तंत्र है, जिसका पर बोलबाला होता है ना, उनकी चलती है। तो सरकार हमारी तो सुनती नहीं है, आप लोग आते नहीं हैं, तो जो अपनी सरकार के प्रतिनिधियों से बात रखेगा उसकी बात सुनी जाएगी। आप प्रोटेस्ट करके देखिए एक बार सरकार सुनती है कि नहीं सुनती। यूपी पुलिस का मामला कैसे सरकार ने सुना, एक दिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हम बोलने को कहने को भी 1 करोड़ बीएडधारी है, लेकिन सारे हैं घर से सुन लेते हैं, बैठ जाते हैं। धरातल पे काम करना बड़ा मुश्किल सा होता है। वो बोलते हैं ना लोग के भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन घर खुद के घर नहीं, पड़ोसी के। टाइम बर्बाद करे, दूसरा बर्बाद करे कि हम लोग नहीं। इस बात का साथियों बड़ी विचारणीय बात है। बिल्कुल, और भी जो भी सूचना होगी मैं सभी साथियों को अपडेट कर दूंगा। इस कहानी को जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, वो उलूल जुलूल की बातें करते हैं, तो इस कहानी को सभी साथियों को ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके विचार इस मामले पे क्या हैं, आपको और हमको क्या करना चाहिए, रेबू पर क्या हमें और काम करना चाहिए। और इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक दिए हुए हैं, वहाँ हमें आप बता सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं, और लेकिन अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें कमेंट बॉक्स में करके। जब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।